मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। इस चैप्टर का 17वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। श्री चंद्र प्रकाश जो इंदौर की एक फर्म में प्रबंधक थे, 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। हम गत वर्ष 2019-20 की आय की गणना कर रहे हैं और जो श्री चंद्र प्रकाश है वो 1 दिसंबर 2019 गत वर्ष 2019-20 में 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। गत वर्ष 2019-20 के लिए इन्होंने अपनी वेतन की आय के संबंध में निम्न सूचनाएं प्रदान की है। इन्होंने इस फर्म में 40 वर्ष 8 माह की सेवा की है। इनकी जो सेवा अवधि है इस फर्म में वो है 40 वर्ष 8 माह की। 1 अप्रैल 2014 से इनको 3000 से 200 से 5000 रुपये की वेतन श्रृंखला में 3000 रुपये के प्रारंभिक वेतन पर प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था। 1 अप्रैल 2014 से इनको पदोन्नत किया गया और उनकी वेतन श्रृंखला जो थी वो 3000 से 200 से 5000, यानी कि 3000 रुपये के बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपये में की वृद्धि होगी और ऐसी वृद्धि 5000 रुपये तक जब तक वेतन नहीं पहुंच जाता तब तक होती रहेगी। तीसरा है मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 300 रुपये महंगाई भत्ता, 100 रुपये प्रतिमाह नगर क्षतिपूरक भत्ता, 300 रुपये प्रतिमाह सवारी भत्ता तथा 200 रुपये प्रतिमाह जनजाति क्षेत्र भत्ता प्राप्त होता था। और इनको मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, सवारी भत्ता और जनजाति क्षेत्र भत्ता भी प्राप्त होता था। सेवानिवृत्ति पर इनके नियोक्ता ने इनको 85,000 रुपये ग्रेच्युटी के दिए तथा 800 रुपये प्रतिमाह की पेंशन स्वीकृत की। ये 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए तो सेवानिवृत्ति पर इनको 85,000 रुपये की ग्रेच्युटी प्रदान की तथा साथ ही साथ 800 रुपये प्रतिमाह की पेंशन भी स्वीकार की है। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने आधी पेंशन की एकमुश्त राशि 48,000 रुपये प्राप्त की। कर्मचारी के पास ये ऑप्शन होता है कि कर्मचारी चाहे तो अपनी पेंशन की राशि को एकमुश्त प्राप्त कर ले या फिर वो उसको मंथली पेंशन के रूप में मासिक रूप से प्रतिमाह प्राप्त करता रहे। तो फिर 1 महीने बाद में 1 जनवरी दिसंबर को वो सेवानिवृत्त हुए और 1 महीने बाद 1 जनवरी 2020 को उन्होंने अपनी पेंशन की आधी पेंशन को जो है एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त किया और एकमुश्त राशि उनको प्राप्त हुई 48,000 रुपये की। वे सेवा के प्रत्येक वर्ष में 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और निवृत्ति के समय उनके क्रेडिट में 10 माह का अर्जित अवकाश था। वो प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उनके खाते में 10 माह का सेवा जो अर्जित अवकाश जमा था, जिसके बदले भुगतान में उन्हें मूल वेतन 40,000 रुपये तथा महंगाई भत्ता 3,000 रुपये, कुल मिलाकर 43,000 रुपये प्राप्त हुए। तो अर्जित अवकाश के वेतन के रूप में इनको 43,000 रुपये प्राप्त हुए सेवानिवृत्ति पर। उन्हें अप्रमाणित भविष्य निधि से एकत्रित राशि के रूप में उनके द्वारा लिए गए ऋण को काटकर 54,000 रुपये प्राप्त हुए। एक अप्रमाणित भविष्य निधि में वो योगदान करते थे, अंशदान करते थे और उस अप्रमाणित भविष्य निधि से एकत्रित राशि के रूप में उनको 54,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस 54,000 रुपये में से ऋण के कुछ राशि काट ली गई है और वो ऋण की राशि है 20,000 रुपये। उन्होंने 1 जुलाई 2019 को अपनी पुत्री के विवाह के लिए भविष्य निधि में से, जो उनकी अप्रमाणित भविष्य निधि है, उसमें से 20,000 रुपये का ऋण लिया था। तो वो ऋण के 20,000 रुपये काट लिए गए और शेष राशि 54,000 रुपये की राशि इनको प्राप्त हुई। इस निधि में इनका तथा इनके नियोक्ता का समान अंशदान था और ये जो अप्रमाणित भविष्य निधि है, इस अप्रमाणित भविष्य निधि में दोनों नियोक्ता और कर्मचारी दोनों बराबर अंशदान करते थे। प्रबंध संबंधी ज्ञान में वृद्धि के लिए वह अहिल्या विश्वविद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और वो साथ ही साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं प्रबंध के ज्ञान में वृद्धि के लिए। उनके व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता ने 8 माह के लिए 200 रुपये प्रतिमाह का भत्ता स्वीकृत किया है। वास्तविक व्यय भत्ते की राशि से अधिक थे और इस प्रशिक्षण के लिए उन्हें 200 रुपये प्रतिमाह जो है प्रशिक्षण भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन वास्तविक वे इस भत्ते की राशि से अधिक थे। उन्हें गत वर्ष में उन्होंने 1200 रुपये पेशा संबंधी कर का भुगतान किया और जो नियोजन कर है, पेशा संबंधी कर है, उसका उन्होंने गत वर्ष में भुगतान किया है, जिसकी राशि है 1200 रुपये। उपरोक्त विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री चंद्र प्रकाश की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। इनको ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई है तो यह मानते हुए हमको उनकी वेतन की कर योग्य आय की गणना करनी है कि उन पर जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तथा उन्होंने सवारी भत्ते की आधी राशि कार्यालय के कार्यों के लिए व्यय कर दी।
और जो सवारी भत्ते की उनको राशि प्राप्त हुई थी उसमें से आधी राशि उन्होंने कार्यालय व्ययों के लिए खर्च कर दी है। तो श्री चंद्र प्रकाश की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करनी है। Computation of taxable income from salary of Mr. Chandra Prakash for the assessment year 2020-21। सबसे पहले इनकी बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। इनको पदोन्नति मिली 1 अप्रैल 2014 को 3000 से 200 से 5000 के वेतनमान में। 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक इनका वेतन था, मूल वेतन था 3000 रुपये, और इनका वेतनमान है, इस वेतनमान में इनको 200 रुपये प्रतिवर्ष की वृद्धि दी जाती है। 1 अप्रैल 2015 को इनके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि कर दी गई और इनका वेतन हो गया 3200 रुपये, और ये वेतन इनको 31 मार्च 2016 तक प्राप्त होता रहा। 1 अप्रैल 2016 को फिर इनके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि कर दी गई, इनका वेतन मूल वेतन हो गया 3400 रुपये, और यही वेतन इनको फिर साल भर 31 मार्च 2017 तक प्राप्त होता रहा। 1 अप्रैल 2017 को इनके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हो गई और इनका वेतन हो गया, मूल वेतन हो गया 3600 रुपये प्रति माह, और ये वेतन इनको 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक प्राप्त होता रहा। 1 अप्रैल 2018 को इनके वेतन में फिर से 200 रुपये की वृद्धि कर दी गई और इनका मूल वेतन हो गया 3800 रुपये, 3800 रुपये प्रति माह, और यही वेतन इनको फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्राप्त होता रहा। 1 अप्रैल 2019 को फिर से इनके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि कर दी गई और इनका वेतन हो गया 4000 रुपये, और ये वेतन इनको फिर 31 मार्च 2020 तक प्राप्त होता रहा। इनको जो कर योग्य आय की गणना करनी है वो गणना करनी है गत वर्ष 2019-20 के लिए, और 2019-20 होता है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। तो 1 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का इनका वेतन हमको लेना होगा इनकी वेतन की कर योग्य आय की गणना करने के लिए। लेकिन ये 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए, इसलिए जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर 8 महीने का वेतन इनका लिया जाएगा वेतन की कर योग्य आय की गणना करने के लिए। तो इनकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी इनकी 4000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 8 महीने की गत वर्ष 2019-20 में थी 32,000 रुपये। इनको डीएनएस अलाउंस मिलता है, इनको डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता मिलता है 300 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलता है। तो डीएनएस अलाउंस इनको मिला 300 रुपये, 8 महीने का हो गया 2400 रुपये। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 100 रुपया प्रति माह, 8 महीने के लिए हो गया 800 रुपये। तो डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता और सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता, दोनों ही भत्ते पूर्णतया कर योग्य भत्ते हैं। तो इन भत्तों की संपूर्ण राशि कर योग्य होती है। इसके बाद दिया गया है इनको 300 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता और 200 रुपये प्रति माह जनजातीय क्षेत्र भत्ता भी प्राप्त होता है। तो 300 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस 300 रुपया प्रति माह के हिसाब से 2400 रुपया,
क्वेश्चन के एंड में दिया गया है कि कन्वेंस अलाउंस सवारी भत्ते की आधी राशि कार्यालय व्ययों के लिए खर्च कर दी जाती है। भत्ता जो है, सवारी भत्ता कार्यालय कामों के लिए दिया जाता है, जैसे कार्यालय से कहीं बाहर जाना हो, कार्यालय से बैंक जाना हो, कार्यालय से किसी इनकम टैक्स ऑफिस जाना हो, तो ऐसे खर्चों के लिए सवारी भत्ता दिया जाता है। जो लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए सवारी भत्ता कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। तो इनको प्रति माह 300 रुपये के हिसाब से 8 महीनों का 2400 रुपये सवारी भत्ता प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन में लिखा है कि सवारी भत्ते की आधी राशि कार्यालय व्ययों के लिए खर्च कर दी गई। तो सवारी भत्ते में से जितनी राशि खर्च कर दी जाती है उतनी राशि कर मुक्त हो जाती है और शेष राशि जो है कर्मचारी की कर योग्य आय मानी जाती है। तो इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा 2400 का आधा इन्होंने खर्च कर दिया है, तो 1200 रुपये एग्जेम्प्टेड है और शेष अमाउंट 1200 रुपये टैक्सेबल है। तो कन्वेंस अलाउंस के 1200 रुपये जो है टैक्सेबल होंगे। इनको जनजातीय क्षेत्र भत्ता भी प्राप्त होता है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, इनको ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्राप्त होता है और ये पूरी की पूरी राशि एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जनजातीय क्षेत्र भत्ता मध्य प्रदेश में 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है और ये जो श्री चंद्र प्रकाश हैं ये इंदौर में कार्यरत हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश में ये भत्ता कर मुक्त है 200 रुपये प्रति माह तक। तो पूरा का पूरा भत्ता जो है कर मुक्त हो जाएगा। सेवानिवृत्ति पर इनके नियोक्ता ने इनको 85,000 रुपये ग्रेच्युटी के दिए। इनको ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है सेवानिवृत्ति पर और क्वेश्चन के एंड में लिखा है कि इन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। तो जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू ना हो। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है तो ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना निम्न प्रकार होगी। तो ग्रेच्युटी की जो करमुक्त राशि की गणना किस प्रकार की जाएगी जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है? तो पहला वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा है 20 लाख रुपए और तीसरा है प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन। यहां पर वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता तभी वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा जब महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार वेतन माना जाता हो, प्लस बिक्री पर कमीशन। अगर बिक्री पर कमीशन भी प्राप्त होता है कर्मचारी को तो वो भी वेतन की गणना में शामिल कर लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में महंगाई भत्ता जो है सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया जिससे हमें ये पता लगे कि महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से केवल मूल वेतन ही जो है वेतन माना जाएगा। तो प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन। आधे माह का वेतन कैसे ज्ञात करेंगे? आधे माह का वेतन बराबर एक माह का औसत वेतन अपॉन 2। एक माह के औसत वेतन में 2 का भाग लगा दिया जाएगा। अब एक माह का औसत वेतन कैसे ज्ञात करेंगे? एक माह का औसत वेतन सेवानिवृत्ति के
तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन बट्टा 10, तो 1 माह का औसत वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, वेतन से हमारा तात्पर्य यहाँ पर केवल मूल वेतन से, क्योंकि इस क्वेश्चन में महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार नहीं है। इस क्वेश्चन में बिक्री पर कमीशन भी जो है कर्मचारी को नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेतन से तात्पर्य है ग्रेच्युटी की गणना करते समय, ग्रेच्युटी कर मुक्त राशि गणना करते समय वेतन का मतलब है मूल वेतन से। तो सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन, तो सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 8 माह का वेतन तो है 32,000, और इससे पूर्व जो है 2 महीने के लिए कर्मचारी को, चंद्र प्रकाश को 3800 रुपये प्रति माह प्राप्त होते थे। तो 4,000 रुपये सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 8 माह के, प्लस इससे पहले इनको 3800 रुपये प्राप्त होते थे, तो 2 माह के 3800 रुपये लिए जाएंगे और इसमें भाग लगा दिया जाएगा। तो 4,000 को 8 से गुणा करें 32,000 और 32,000 प्लस 7,600 39,600, 39,600 में 10 का भाग लगा दिया जाएगा, तो 3,960 रुपये जो है 1 माह का औसत वेतन है, 3,960 रुपये। अब 1 माह के औसत वेतन में 3,960 में 2 का भाग लगा दिया जाएगा, तो आधे माह का वेतन ज्ञात हो जाएगा 1980 रुपये। 1980 रुपये है आधे माह का वेतन, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन। तो 1 वर्ष की सेवा के लिए, 1 पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 1980 रुपये दिए जाएंगे। तो इन्होंने, श्री चंद्र प्रकाश ने 40 वर्ष 8 माह की सेवा दी है। 1 नंबर पॉइंट में लिखा है कि इन्होंने इस फर्म में 40 वर्ष 8 माह सेवा की है, तो 8 महीने को छोड़ दिया जाएगा और पूर्ण वर्ष यानी 40 वर्षों को लिया जाएगा। तो 1 वर्ष के लिए जो वेतन है 1980 दिया जाता है, आधे माह का वेतन है 1980 रुपये, तो 1 साल के लिए 1980 रुपये वेतन है, तो 40 वर्षों के लिए कितना होगा? 40 इंटू 1980, 79,200, 79,200 रुपीज़। वास्तविक प्राप्त राशि, वास्तव में इनको 85,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, और दूसरी जो राशि है वो है 20 लाख रुपए। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि है, निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। तो इन तीनों में से जो सबसे कम राशि है वो ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि होगी। तो इनको ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड 85,000 की, और इस ग्रेच्युटी में से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ग्रेच्युटी का, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 79,200 रुपये, 79,200 रुपीज़ जो है एग्जेम्प्टेड होगा, क्योंकि सबसे, इन तीनों में सबसे कम राशि यही है। तो 85,000 में से 79,200 माइनस कर दिए, 5,800 रुपये ग्रेच्युटी का टैक्सेबल अमाउंट होगा। ग्रेच्युटी के बाद लिखा है कि इनको 800 रुपये प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की गई, और 1 दिसंबर के बाद में जब ये सेवानिवृत्त हो गए थे तो उनको 800 रुपये प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की गई। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने आधी पेंशन की एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली, यानी कि जो पेंशन की राशि मिलती है उसमें से आधी राशि इन्होंने एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली थी। तो दिसंबर माह के लिए इनको 800 रुपये प्राप्त हुए मंथली पेंशन के रूप में, और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जनवरी से लेके फिर इनको मंथली पेंशन मिलने लग गई आधी, 800 की आधा अमाउंट फिर इनको मंथली पेंशन के रूप में मिलने लग गया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों के लिए इनको 400 रुपये के हिसाब से जो है पेंशन प्राप्त हुई है। तो मंथली पेंशन, जो मासिक पेंशन प्राप्त होती है, वो मासिक पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। तो इनको मंथली पेंशन मिल रही है 800 रुपये 1 महीने की, और इसके बाद इन्होंने आधी पेंशन एकमुश्त प्राप्त कर ली, तो आधी पेंशन इनको मंथली मिलती रहेगी। तो जनवरी से मार्च तक 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको मंथली पेंशन प्राप्त हुई है। तो 2,000 रुपये मंथली पेंशन के रूप में कर योग्य होंगे गत वर्ष में। कम्यूटेड पेंशन, अब जो एकमुश्त पेंशन इन्होंने प्राप्त करी है, कम्यूटेड पेंशन की राशि है 48,000 रुपये। 48,000 इनको एकमुश्त पेंशन के रूप में प्राप्त हुए हैं।
तो एकमुश्त पेंशन की कर मुक्ति के संबंध में प्रावधान है कि संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग एकमुश्त पेंशन में से करमुक्त किया जाता है। जब ग्रेच्युटी प्राप्त हो, कर्मचारी को अगर ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग एकमुश्त पेंशन में से करमुक्त कर दिया जाता है, और जब ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/2 भाग एकमुश्त पेंशन की राशि में से करमुक्त कर दिया जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में श्री चंद्र प्रकाश को ग्रेच्युटी भी प्राप्त हुई है, इसलिए जो कमिटेड पेंशन है एकमुश्त पेंशन की राशि में से संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग इनके लिए करमुक्त होगा। तो जब ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग एकमुश्त पेंशन में से करमुक्त कर दिया जाता है, लेस एग्जम्प्टेड। तो आधी पेंशन के रूप में इन्होंने 48,000 रुपये मिले, तो संपूर्ण पेंशन इनकी हो गई 96,000 रुपये, और फिर इसका 1/3 भाग, क्योंकि इन्होंने ग्रेच्युटी भी इनको प्राप्त हुई है तो 1/3 भाग करमुक्त किया जाएगा। तो आधे के रूप में इनको मिले 48,000। अगर इनकी संपूर्ण पेंशन देखी जाए तो इनकी संपूर्ण पेंशन होती है 96,000 का 1/3 भाग 32,000 रुपये जो है कम्यूटेड पेंशन में से करमुक्त कर दिए जाएंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है 16,000 रुपये वो टैक्सेबल होंगे कम्यूटेड पेंशन के रूप में। वे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे। इनको अर्न लीव सैलरी भी प्राप्त हुई है, अर्जित अवकाश का वेतन भी इनको प्राप्त हुआ है। तो अर्जित अवकाश के वेतन के संबंध में जो करमुक्ति की राशि है उसके संबंध में प्रावधान है, अर्जित अवकाश वेतन में से निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होती है। तो अर्जित अवकाश वेतन की निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होती है। पहला है वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा है 3 लाख रुपए, तीसरा है 10 माह का वेतन, और चौथा है शेष अर्जित अवकाश के लिए देय औसत वेतन। इनको अर्जित अवकाश के वेतन के रूप में 43,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, 40,000 मूल वेतन के और 3,000 रुपये महंगाई भत्ते के, कुल मिलाकर 43,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो पहली राशि है 43,000, दूसरा अमाउंट है 3 लाख रुपये, 10 माह का वेतन। तो अर्जित अवकाश के लिए वेतन का तात्पर्य होता है, अर्जित अवकाश के लिए जब वेतन की गणना की जाती है तो वेतन का तात्पर्य होता है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार प्लस बिक्री पर कमीशन। तो सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए वेतन का तात्पर्य होता है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार प्लस बिक्री पर कमीशन। तो इस क्वेश्चन में महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार नहीं है, हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, और बिक्री पर कमीशन कर्मचारी को प्राप्त होता नहीं है। तो यहाँ पर वेतन का तात्पर्य केवल मूल वेतन से होगा। तो 10 माह का वेतन लेना है तो 10 माह का और ये 10 माह का वेतन जो है सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन है। ये 10 माह
सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन है। तो सेवानिवृत्त हुए 1 दिसंबर 2019 को, तो उसके तुरंत पूर्व का 8 माह का वेतन तो है 4,000 रुपये से, और इसके पहले जो इसके पहले इनको मिलता था 3800 रुपये वेतन। तो 2 माह का जो है 3800 रुपये के हिसाब से वेतन लिया जाएगा। तो 10 माह का वेतन है इनका 39,600 रुपये। तो तीसरा अमाउंट है 39,600 रुपये 10 माह का वेतन। चौथा अमाउंट है शेष अर्जित अवकाश के लिए देय औसत वेतन। तो शेष अर्जित अवकाश की गणना कैसे करते हैं? शेष अर्जित अवकाश इनटू औसत वेतन। शेष अर्जित अवकाश की गणना कैसे होगी? पात्र अर्जित अवकाश माइनस सेवा अवधि में लिए गए अवकाश। शेष अर्जित अवकाश की गणना होगी पात्र अर्जित अवकाश माइनस सेवा अवधि में लिए गए अवकाश। तो पात्र अर्जित अवकाश होते हैं सेवा वर्ष इंटू 30। पात्र अर्जित अवकाश यानी जो एलिजिबल लीव हैं, एलिजिबल अर्न लीव्स हैं, उनकी गणना होती है सेवा वर्षों को 30 से गुणा कर दिया जाता है, और सेवा वर्ष में पूर्ण सेवा वर्ष को ही काउंट किया जाता है केवल। पात्र अर्जित अवकाश की गणना करते हैं तो सेवा के पूर्ण वर्ष लिए जाते हैं। पात्र अर्जित अवकाश का मतलब आयकर अधिनियम के तहत किसी भी कर्मचारी को एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर चंद्र प्रकाश जो हैं, चंद्र प्रकाश ने 40 वर्ष सेवा दी है, 40 वर्ष 8 माह सेवा दी है, लेकिन सेवा का पूर्ण वर्ष लिया जाता है। यहाँ पर सेवा वर्ष से तात्पर्य होता है सेवा का पूर्ण वर्ष। क्वेश्चन के हिसाब से जो है पात्र अर्जित अवकाश होते हैं, इन्होंने 40 वर्षों की सेवा दी है, 40 वर्ष 8 महीने की सेवा दी है, लेकिन हम 40 वर्ष ही यहाँ पर सेवा वर्षों की गणना में शामिल करेंगे, पूर्ण सेवा वर्ष लेंगे। तो 40 वर्षों के लिए 30 दिन के हिसाब से वो जो है 1200 दिनों के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे। लेकिन इस क्वेश्चन में दिनों की संख्या के आधार पर अर्जित अवकाश नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो उनको अर्जित अवकाश का वेतन दिया गया है वो महीनों के आधार पर है, तो उनको 10 माह का अर्जित अवकाश का वेतन दिया गया है। तो अगर 1200 दिनों को 30 का भाग लगाकर अगर महीनों में ज्ञात कर लें तो 40 माह, तो पात्र अर्जित अवकाश है 40 माह, तो वो 40 महीनों के पात्र अर्जित अवकाश के अधिकारी थे, और उन्होंने सेवा अवधि में लिए गए अवकाश उनके घटा दिए जाएंगे। तो इन्होंने 40 वर्ष सेवा की, और क्वेश्चन के हिसाब से भी आयकर अधिनियम के हिसाब से प्रत्येक वर्ष में 30 दिन का अर्जित अवकाश का अधिकारी होता है कर्मचारी, और इस क्वेश्चन के हिसाब से भी फर्म ने भी जो है इनको 30 दिन का अर्जित अवकाश दिया था। तो इस क्वेश्चन में इनको कुल मिलाकर जो है इस फर्म में ने इनको 1200 दिनों का, या फिर ऐसा कहें कि 1200 में हम अगर 30 का भाग लगा दें तो फर्म ने भी 40 माह का जो है इनको कुल मिलाकर अर्जित अवकाश दिया था, जिसमें से 30 माह का अर्जित अवकाश इन्होंने काम में ले लिया, यानी कि 10 माह इनके शेष बचे हैं। तो 30 माह इन्होंने सेवा अवधि के दौरान लिया गया अवकाश, तो इन्होंने सेवा अवधि के दौरान 30 माह का अवकाश ले लिया। नियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी कर्मचारी को जो है अर्जित अवकाश वेतन की कर मुक्ति की राशि गणना करते समय कर्मचारी को 30 प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए, प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 30 दिनों के जो अर्जित अवकाश का अधिकारी माना है। तो आयकर अधिनियम के अनुसार भी जो श्री चंद्र प्रकाश हैं वो उनके लिए पात्र अर्जित अवकाश 40 महीने हैं, और सेवा अवधि में लिए गए अवकाश, सेवा अवधि के दौरान इन्होंने 30 माह का अवकाश ले लिया। तो शेष अर्जित अवकाश है 10 माह।
आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी जो इनको शेष अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त होना चाहिए वो 10 माह का होना चाहिए, और जो फर्म ने इनको अर्जित अवकाश का वेतन दिया है वो भी 10 माह का ही प्रदान किया है। तो आयकर अधिनियम के अनुसार जो शेष अर्जित अवकाश इनके हैं वो हैं 10 माह। और औसत वेतन की गणना की जाती है 10 माह का औसत वेतन। जो औसत वेतन है उसकी गणना की जाएगी 10 माह के औसत वेतन के आधार पर। तो 10 माह का वेतन है 39,600, 39,600 में 10 का भाग लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 3,960 को 10 से गुणा कर दिया जाएगा। के लिए श्री चंद्र प्रकाश का वेतन है, देय औसत वेतन है 39,600। इन चारों में से जो सबसे कम राशि होती है वो अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि होती है। तो सबसे कम राशि है 39,600 रुपये। इनको अर्जित अवकाश वेतन के रूप में 43,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। एंड लीव सैलरी है 43,000 रुपये की। इसमें से लेस कर देंगे एग्जम्प्टेड अमाउंट, 39,600 रुपये। 39,600 लेस कर देंगे, 43,000 माइनस 39,600, 3400 रुपये अर्न लीव सैलरी के टैक्सेबल हैं। उन्हें अप्रमाणित भविष्य निधि से एकत्रित राशि के रूप में उनके द्वारा लिए गए ऋण को काटकर 54,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इन्होंने एक ऋण लिया था अपनी पुत्री के विवाह के लिए 20,000 रुपये का, वो 20,000 रुपये काटकर इनको 54,000 रुपये अप्रमाणित भविष्य निधि के प्राप्त हुए हैं। और इस अप्रमाणित भविष्य निधि में इनका और नियोक्ता का अंशदान समान था। तो अप्रमाणित भविष्य निधि से जो राशि प्राप्त होती है, अप्रमाणित भविष्य निधि से अगर एकत्रित राशि प्राप्त होती है तो इस अप्रमाणित भविष्य निधि की एकत्रित राशि में नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर जो ब्याज की राशि है वो राशि वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। और जो कर्मचारी का अंशदान है वो कर्मचारी का अंशदान कर मुक्त होता है, क्योंकि कर्मचारी का अंशदान वेतन में शामिल कर लिया जाता है। कर्मचारी जो अंशदान करता है वो अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते में से करता है। तो कर्मचारी का अंशदान पहले से ही शामिल होता है। तो कर्मचारी का अंशदान जो एकत्रित राशि में जो कर्मचारी का अंशदान है वो कर्मचारी का अंशदान कर मुक्त होता है। अप्रमाणित भविष्य निधि में जो कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि जो प्राप्त होती है वो ब्याज की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो अप्रमाणित भविष्य निधि से अगर कोई एकत्रित राशि प्राप्त होती है, अप्रमाणित भविष्य निधि की राशि अगर प्राप्त होती है सेवानिवृत्ति के समय, तो उसमें नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर जो ब्याज की राशि है, केवल ये दो राशियां ही वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो 54,000 रुपये इनको प्राप्त हुए हैं ऋण काटकर, तो कुल मिलाकर इनको जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 74,000 रुपये। 20,000 रुपये का जो ऋण लिया था वो काट लिया गया है, वो 20,000 रुपये इनको पहले प्राप्त हो गए थे। तो जो अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ से जो इनको 54,000 प्लस 20,000 रुपये इनको पहले प्राप्त हो गए थे ऋण के रूप में, तो कुल मिलाकर इनको 74,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से। इसमें से जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब जो कर्मचारी का योगदान है, जो कर्मचारी का अंशदान है और उस कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज की राशि है वो राशि वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कर मुक्त होता है, और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज की राशि है वो ब्याज की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट यहाँ पर घटा दिया जाता है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो दोनों का समान था, नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान समान था, तो 74,000 का आधा भाग जो है कर मुक्त कर दिया जाएगा, 37,000 रुपये, और बाकी का अमाउंट 37,000 रुपये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो राशि प्राप्त हुई है उसमें से 37,000 रुपये वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी।
प्रबंध संबंधी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अहिल्या विश्वविद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण के लिए इनको 8 महीने के लिए 200 रुपये प्रतिमाह भत्ता प्राप्त हुआ। तो जो प्रशिक्षण के संबंध में जो भत्ता प्राप्त होता है, एकेडमिक अलाउंस जो प्राप्त होता है, वो अलाउंस जितनी राशि उस अलाउंस में से खर्च कर दी जाती है उतनी राशि कर मुक्त होती है। तो इनको 8 महीनों के लिए 200 रुपये प्रतिमाह भत्ता स्वीकृत हुआ और वास्तविक वे इस भत्ते की राशि से अधिक थे, यानी कि भत्ता पूरा का पूरा खर्च कर दिया गया है। तो ये जो एकेडमिक अलाउंस है, जो अहिल्या विश्वविद्यालय में सायंकालीन कक्षाओं के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ये भत्ते की राशि कर मुक्त होगी श्री चंद्र प्रकाश के लिए। इनकी ग्रोस टोटल जो ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल कर लेते हैं। इन सब का अगर टोटल किया जाए, इन सब का टोटल करने से जो अमाउंट आएगा वो ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन की सकल आय होगी वो 32,000 प्लस 2400 प्लस 800 प्लस 1200 5800 प्लस 2000 प्लस 16,000 प्लस 3400 प्लस 37,000, 1,06,000 रुपये ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी है। 1,06,000 रुपये जो है ग्रोस इनकम है। टैक्सेबल इनकम की गणना करने के लिए कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 धारा 16 के अंतर्गत कटौतियां दी जाती है, जिनमें से पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन की सकल आय या 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो उस राशि के बराबर दी जाती है। तो वेतन की सकल आय है 1,06,000 रुपये, इसलिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। दूसरी कटौती दी जाती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, मनोरंजन भत्ते की। मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है अगर मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री चंद्र प्रकाश को मनोरंजन भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही ये सरकारी कर्मचारी है, इसलिए इनको मनोरंजन भत्ते की कटौती प्रदान नहीं की जाएगी। तीसरी कटौती प्राप्त होती है नियोजन कर के संबंध में, एम्प्लॉयमेंट टैक्स के संबंध में। तो इन्होंने पेशा संबंधी कर का भुगतान किया है। नियोजन कर का की जितनी राशि का भुगतान गत वर्ष में कर दिया जाता है उस राशि के बराबर की जो है डिडक्शंस कटौती दे दी जाती है। तो इन्होंने जो है गत वर्ष में 1,200 रुपये पेशा संबंधी कर का भुगतान किया। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स इन्होंने चुकाया है 1,200 रुपये। नियोजन कर, पेशा संबंधी कर, रोजगार कर देय होने पर इसके संबंध में कटौती नहीं मिलती। इस कर का भुगतान करने पर ही कटौती जो है स्वीकृत की जाती है धारा 16 के अंतर्गत। तो नियोजन कर के 1,200 रुपये इन्होंने चुकाए हैं, तो कुल मिलाकर इनको 51,200 रुपये की कटौती प्रदान की जाएगी इनकी वेतन की सकल आय में से। वेतन की सकल आय 1,06,000 रुपये, 51,200 रुपये की डिडक्शन दे दी जाएगी। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो है 49,400 रुपये। श्री चंद्र प्रकाश की गत वर्ष 2019-20 की टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है 49,400 रुपये, 49,400 रुपीज़। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।